गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर से अपना जो प्रीवियस सेशन हम लोगों का चल रहा था जिसमें हम लोग साइंस की क्लासेस में से दो यूनिट्स को पढ़ चुके थे। एक चैप्टर में आपको बता चुका हूँ कि जो मैटर चैप्टर है, मैटर में उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि मैटर होता क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैटर, इज मैटर कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट, एंड द सेकंड थिंग वी हैव डिस्कस्ड इज देयर आर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, राइट? मॉलिक्यूल्स, एटम्स, पार्टिकल्स, एलिमेंट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनमें से कौन सी चीजों के बारे में हम लोगों ने इसके पहली वाली क्लास में डिस्कस किया था, इसका एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं और इसके बाद अपनी नई क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सबसे एक बेसिक रिक्वेस्ट वही है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा कक्षा की तरफ केंद्रित करें। जहां तक मुझे पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे होते हैं। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की स्टेट में चेंज कहां से होते हैं और कैसे होते हैं, तो उसके मैंने आपको दो तरीके बताए हुए थे। जो पहला तरीका मैंने आपको बताया था वो ये था कि आप बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाई डिफरेंशिएटिंग द टेम्परेचर, व्हाट वी कैन से इंक्रीजिंग और डिक्रेंशिएटिंग, बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके भी आप उसकी स्टेट्स पर अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई हुई थी वो ये थी कि आप प्रेशर से भी उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी मैटर की स्टेट को। और वो कैसे करते हैं उसके पीछे का बेसिक रीजन भी मैंने आपको बताया था कि ऑल द थिंग्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इफ वी प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द मॉलिक्यूल्स so that they start vibrating or they start moving under the effect of that energy, तो फिर वो ओवर पावर कर जाते हैं इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को, और ओवर पावर करते ही वो चेंज इन स्टेट में रिजल्ट हो जाते हैं। इन्हीं चीजों के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की हुई थी। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो उसी से रिलेटेड है और थोड़ा सा और डीप में है। आप सबने कहीं ना कहीं कुछ नाम सुन रखे होंगे, कुछ शब्दों के बारे में आपने सुन रखा होगा, जैसे कि लेटेंट हीट क्या होती है, गुप्त ऊष्मा उसको हिंदी में कहा जाता है, और इसके अलावा विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। साथ ही साथ सेम हम लोग करने वाले हैं गुप्त ऊष्मा के बारे में। लेकिन इन सबका रोल क्या है, इसका एक बहुत बड़ा रोल साइंस और साइंस से बाहर की दुनिया जो आप ज्योग्राफी वगैरह भी देखेंगे उन सब में मिलता है। कैसे मिलता है हम लोग उस चीज को चर्चा करते हैं आज। तो पहली चीज जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग पढ़ रहे थे, इफेक्ट ऑफ, मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड हो गया है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। जब हम लोग कभी किसी भी मैटर के स्टेट की या किसी भी स्टेट में हम उसको टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है और सारी की सारी प्रोसेस किस तरह से कंटिन्यू होती है, इसको समझना था। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में ये चीज बता दी थी कि मैटर, सपोज करिए ये सॉलिड है, इस टाइप से इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर ये बना होता है, राइट? आप इसको एनर्जी देते हैं, वी प्रोवाइडेड इट हीट। जैसे इसको हीट मिलेगी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होगा इसके साथ, कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ते हुए अगर वो काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ जाती है कि सपोज इट ओवर पावर्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स एंड देन इट विल रिजल्ट इनटू, अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अंतरा अणु आकर्षण बल से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, वी सी अ चेंज इन द स्टेट एंड द वाइस वर्सा, विच मीन्स अगर कभी कभी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स उसको डोमिनेट कर लेगा। तो कौन सा पलड़ा भारी है ये तय करेगा कि पदार्थ किस अवस्था में रहने वाला है। इन सब में लेटेंट हीट कहां से आती है, इस चीज को हम लोगों को समझना था, क्योंकि हम लोगों ने इवेपोरेशन पढ़ा था। इवेपोरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सब्सटेंस की उसकी स्टेट में चेंज करना, सॉलिड से लिक्विड एंड द लिक्विड के बाद जब कोई भी चीज गैस से इस स्टेट में चेंज होती है तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है उसको रीच किए बिना, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में चेंज हो जा रही है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन।
ठीक है, मतलब अपने क्वथनांक से कम ताप पर अगर कोई भी द्रव गैस में परिवर्तित हो जा रहा है तो उसको वाष्पन कहा जाता है, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। इट हैपेंस इन एवरीडे लाइफ। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हुए थे कि जैसे कि हमारे कपड़ों का सूखना, हमारे कपड़े 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कभी सूर्य पृथ्वी तक नहीं पहुंचाता, पहुंचाता है क्या? नहीं पहुंचाता। तब भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। कैसे सूखते हैं? क्योंकि जो उनमें उपस्थित जल है वो आसपास वाष्प में बदल जाती है। अब वो वाष्प में बदला मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही अवस्था परिवर्तित हो गई। इस प्रोसेस को वाष्पन, इवेपोरेशन कहते हैं। ये इससे एक इफेक्ट और आता है जुड़ा हुआ, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले, और वो इफेक्ट क्या है समझते हैं। इवेपोरेशन के बारे में तो हम लोग समझ चुके थे। इवेपोरेशन की वजह से, इवेपोरेशन समटाइम्स लीड्स टू कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग भी हो जाती है। ये कैसे होती है, इस चीज को समझना है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप कनेक्ट कर पाएंगे उस एग्जांपल से। वो ये है कि गर्मियों में हम लोगों को एडवाइस किया जाता है कि हम लोगों को जो कपड़े हैं वो सूती पहनने हैं या ऐसे कपड़े पहनने हैं जो नेचुरल कॉटन, नेचुरल फाइबर से बने हुए हों। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीजन है, पूरी की पूरी पॉलिसीज हम लोगों ने, आप देख रहे हैं आजकल नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जा रहा है। सारी की सारी पॉलिसीज इस बात को लेकर केंद्रित है कि स्कूल का टाइम कम कर दो, सारी चीजें कम कर दो, बट वी आर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू अवर क्लॉथिंग। और क्लॉथिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले कर सकता है। हम अगर कपड़ों को ठीक से पहने, वही कपड़े पहने जो गर्मी के लिए उपयोगी हैं, जो गर्मी में लाभदायक होते हैं, तो फिर हम काफी हद तक इनके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। बट वी आर नॉट पेइंग राइट इनफ अटेंशन टू दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब वो पूरी की पूरी प्रोसेस होती कैसे है? क्यों एडवाइस किया जाता है कि आप सूती कपड़े पहने? क्यों? आप सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो स्वेट करती है, उससे पसीना वगैरह आता है, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से जब ह्यूमिडिटी होती है। अब वो पसीना जब आता है तो वो पसीना फिर हवा से सूखता है, और जब हवा से सूखता है तो बॉडी को ठंडक मिलती है। ये कहां से होता है, इस चीज को समझना है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट। मैं बहुत ज्यादा यहां पे लिखने से थोड़ा बचने के लिए आपको मैं नोट्स की तरफ लेके चलता हूं, वहां से हम लोग इसको जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देंगे। ये देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है लेटेंट हीट होता क्या है। आप सब देख पा रहे हैं इस चीज को कि लेटेंट हीट होता क्या है? देखिए जरा, लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, ऑफ फ्यूजन एंड ऑफ वेपराइजेशन। दो टाइप की लेटेंट हीट है, एक फ्यूजन और वेपराइजेशन की। लेटेंट हीट दरअसल होती क्या है? ये जो वर्ड लेटेंट है, इस वर्ड का मतलब होता है छिपी हुई, हिडन। लेटेंट का मतलब क्या होता है? आप हिडन, हिडन का मतलब क्या हो गया? छिपी हुई। तो जो ऊष्मा छिपी हुई लगती है उसको लेटेंट हीट नाम दिया जाता है। अब ऊष्मा छिपी हुई इस शब्द से क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझना है। अब लेटेंट हीट की जो डेफिनेशन है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आप सबने अगर इस चीज को नोटिस किया होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया और भी अच्छी बात है, आप करिएगा। क्या? कि जब भी मान के चलो हमारे पास कोई भी एक सॉलिड है, कोई भी एक सॉलिड की मैं बात कर रहा हूं, जनरली आइस कौन से टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है? कौन से टेम्परेचर पर जो बर्फ है वो पिघलने लगती है? इस चीज को जरा बताएं आप हमें। ज्यादातर लोगों का जवाब यही आएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे हम लोग बढ़ते हैं 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो वो पिघलने लगती है, 0 से नीचे जाते हैं तो जमने लगती है। यही होता है जनरली, ठीक है। लेकिन होता क्या है दरअसल कि जैसे ही आप किसी भी, मान के चलो आइस है, आइस को आपने टेम्परेचर दिया कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आप लेके आए, फिर आपने इसको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और दिया, ठीक है। अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर ये किस फॉर्म में रहेगी, इस चीज को हमें समझ लेना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस पे मान के चलो ये आइस फॉर्म में है, सॉलिड है। इसको लिक्विड में चेंज होने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस हमें पता है कि 0 से हम थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी एंड इट विल रिजल्ट इनटू वाटर। लेकिन पूरी की पूरी आइस का टेम्परेचर तब तक 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, भले ही हम उसको कितनी भी हाइट देते रहें, कितनी भी हीट देते रहें, जब तक कि ये पूरी की पूरी आइस लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी। और जो लिक्विड रिजल्ट होगा दैट विल आल्सो बी ऑफ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट मेल्टिंग पॉइंट से, पहले तो हम मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचे
मुझे पता है कि मेल्टिंग पॉइंट सपोज 0 डिग्री सेल्सियस हम ले लेते हैं या 1 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, कोई भी आप चुन सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस होता है वैसे। 0 डिग्री सेल्सियस मैंने लिया। 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद भी अगर हम इसको कंटिन्यूअस एनर्जी, हीट एनर्जी देते हैं, तब भी आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। होता क्या है, इसके बाद जो एनर्जी है वो उसको सॉलिड से लिक्विड बनाने में लगती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? जैसे सपोज करिए ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉलिड आइस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था कि ये एक फोर्स की वजह से एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वीक हो सकता है, ठीक है। सॉलिड जैसे ही आप इसको मान के चलो, वैसे ये -14 डिग्री सेल्सियस पर थी। -14 डिग्री सेल्सियस पर इट विल बी इन द क्रिस्टल फॉर्म, सॉलिड होगी। अब -14 डिग्री सेल्सियस से आपने इसको एनर्जी सप्लाई की और आप 0 डिग्री सेल्सियस तक आपने इसके टेम्परेचर को रेज किया। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काइनेटिक एनर्जी को दबा के रखता है। लेकिन जब ये उस हीट एनर्जी जो एक्सेस इनके मॉलिक्यूल्स को मिल रही है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स उससे वीक पड़ने लगता है, तो फिर वो टूटता है। टूटते समय उसको ज्यादा एनर्जी की थोड़ी सी जरूरत होती है, और वो एनर्जी जो हम इसको गर्म करने के लिए दे रहे थे, वो इसको गर्म करने की बजाय उस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में काम करने लगती है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज तो हो जाएगा, बट टेम्परेचर रेज नहीं होता है। इसी क्योंकि ये एनर्जी छिप गई, हमने 10 डिग्री सेल्सियस तक दे दिया इसको, अपनी तरफ से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा के दे दिया। एग्जांपल बता रहा हूं, 10 डिग्री सेल्सियस काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसको मैंने बढ़ा के दे दिया। इस 10 डिग्री सेल्सियस ने क्या किया, इतनी एनर्जी ने पता है क्या किया, इसने सिर्फ मॉलिक्यूल्स को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ा और इस आइस को लिक्विड में वाटर में बदल दिया, बिना टेम्परेचर रेज किए। टेम्परेचर रेज नहीं किया, रेदर इस एनर्जी ने इसको सॉलिड से लिक्विड बदल दिया। तो ये एनर्जी छिपी हुई दिखी हमको, ये छिप गई ना हम लोगों को, लिक्विड इसके टेम्परेचर में राइज नहीं हुआ। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कि मैंने हीट एनर्जी सप्लाई की, तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा, वो छिप गई। दिस इज नोन एज लेटेंट हीट। दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके बारे में मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है। The amount of heat required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन इसका मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट पर हम लोग पहुंचे, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पर भी ये सॉलिड है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से लिक्विड बनाने के लिए, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट पर भी हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, उसको लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। जनरली ये 1 kg में मेजर होती है, ठीक है। ये देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये लिक्विड टू सॉलिड है, और वेपराइजेशन में क्या है, ये लिक्विड टू गैस, सॉरी सॉलिड टू लिक्विड है, और ये लिक्विड टू गैस की तरफ है। सेम कॉन्सेप्ट है, जब आप लिक्विड से गैस में बदलेंगे तब भी ऐसा ही होगा। क्या होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, रेदर वो किस चीज को काम करेगा, किस चीज में अपना इफेक्ट दिखाएगा, वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेगा। जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा बचा भी हुआ था, उसको भी तोड़ के काम करेगा, उसको भी तोड़ने का काम करेगा। और वो जो हीट है वो टेम्परेचर बढ़ाने की जगह पर क्या करेगा, लिक्विड को गैस में बदलेगा, और वो हीट हिडन रहेगी, इसीलिए इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और यही सेम क्या होता है, जब आप प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, तो गैस से जब कभी लिक्विड बनेगी कोई भी चीज, गैस से जब भी कभी लिक्विड बनेगी, तो उस समय भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। अब इस चीज को आपने कैसे समझा? अब ये हमें अफेक्ट कैसे करता है ऑल दिस? आपने कभी साइक्लोन्स के बारे में सुना है? साइक्लोन्स के बारे में ये कहा जाता है कि देयर इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दैट मस्ट बी एट द सी सरफेस सो दैट द साइक्लोन कैन बी फ्यूल्ड बाय इट। क्यों? अब टेम्परेचर क्या है, आप सबको मैंने पहली क्लास में ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि टेम्परेचर, उसको हम लोग मेजर करते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ हीट, आफ्टर ऑल हीट इज एनर्जी। तो टेम्परेचर एक एनर्जी है, आप टेम्परेचर को एनर्जी की तरह देखें, तो कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस से लेके आगे तक का टेम्परेचर होना चाहिए। अब उतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वही फ्यूल करता है। अब क्या होता है, यहां से हवा उठी ऊपर की तरफ, ऊपर के ऊपर से ठंडी हुई, ठंडी होने पर जैसे ही वो बारिश में, या जैसे ही वो जल वाष्प में, या जल वाष्प जल में परिवर्तित हुई,
जो जलवाष्प जल में परिवर्तित हुई या जो जल से जलवाष्प बनी, इन दोनों ही कंडीशन में जल से जलवाष्प बनते समय हीट छिप गई, लिक्विड से गैस बनते समय वो हीट छिपी, लेकिन उधर गैस से लिक्विड बनते समय वो हीट रिलीज होती है, और वो ही हीट रिलीज हीट जो है वो पूरे के पूरे साइक्लोन को फ्यूल करती है। तो जितना ज्यादा सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, साइक्लोन उतना ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से साइक्लोन्स जैसी एक्टिविटी ज्यादा बढ़ रही है। समझ में आ गया? इट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी ऑल्सो। तो अब पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या है एक बार सारी चीजों को, ठीक है। इसमें लिखा है कि लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, फ्यूजन और वेपराइजेशन। पहली है कि द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम डज नॉट आफ्टर द थ्रेशोल्ड ऑफ चेंज इन स्टेट। एक लिमिट है जिसपे स्टेट चेंज हो जानी चाहिए थी, वहां पर भी चेंज नहीं होती। रदर होता क्या है, टिल द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, जब तक कि स्टेट ऑफ मैटर ना चेंज हो जाए तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसका। डेस्पाइट प्रोवाइडिंग हीट कंटिन्यूअसली, आप भले ही कंटिन्यूअसली उसको हीट प्रोवाइड करते रहें, लेकिन होगा क्या, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और वो टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बता दिया है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करेगा। सो द हीट gets used in changing the state by overcoming IMAF or weakening the IMAF because it seems hidden, thus it is known as latent heat। ये नोट्स मैंने लिख दिए हैं और ये दोनों आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट कि ये लिखना है। अब हम लोग आगे वाले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, इवेपोरेशन के बारे में, मैंने कूलिंग के बारे में बताया आपको। अब कूलिंग कहां से आ जाती है, इवेपोरेशन में कूलिंग कहां से आती है, इस चीज को समझिए। तो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं कि कूलिंग है क्या और ये आती कैसे है। देखिए इधर, जैसे सब समझिए, ये पूरी की पूरी एक सरफेस है कोई, इस पर थोड़ा सा लिक्विड वगैरह फैला हुआ है कोई, ये दिस इज वाटर, राइट। ये क्या है आपका, एक वाटर है, जल है। ये जल फैला हुआ है इस सरफेस पर। मैंने बताया था क्योंकि वेपराइजेशन है या इवेपोरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, इवेपोरेशन होगा, और ये इवेपोरेशन जब होगा तो इसके ऊपर की जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थी, ये जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी को लेकर गायब हुए हैं, अपने स्टेट को स्टेबल करने की कोशिश करती है ये जो वाटर है वो। क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, जैसे ही इनको सन की हीट मिली, समझिए इवेपोरेशन से थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, सन की हीट इन मॉलिक्यूल्स को सरफेस वालों को मिलेगी। जैसे ही सन की हीट इनको मिली तो मैंने बताया था कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर द लीस्ट अटैच्ड और लीस्ट बाउंड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि वो सरफेस पर है। तो जो चीज सरफेस पर है वो केवल नीचे जुड़ी है, अगल बगल से कोई उसको रोकने वाला नहीं है, ऊपर से कोई इसको रोकने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर इन द हाईली काइनेटिक स्टेट, वो बहुत जोर से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर फोर्स कम होता है। तो जैसे ही थोड़ी सी भी एनर्जी उनको मिल जाती है, वो उस स्टेट को तोड़कर चले जाते हैं। तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स गायब हो गए। इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के गायब होने और आगे की चीजों को बचाने के लिए, ताकि ये नेक्स्ट लेयर भी ना गायब हो जाए, आसपास से एनर्जी को ये लोग ले लेते हैं। अब ऊपर से हीट आई, क्योंकि हीट आई, हीट ने भगाया। अब इस हीट को काउंटर करने के लिए सराउंडिंग से टेम्परेचर को ले लिया। अब सराउंडिंग से जब हमने हीट को लिया तो सराउंडिंग्स में जो हीट थी वो कम हो जाएगी, यही होगा कि नहीं। इसी वजह से जो पूरा का पूरा उसका सराउंडिंग है वो कूल हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। सेम यही होता है, आप सबने देखा होगा कि जब आपने किसी मटके वगैरह को देखा है, अब मटके में क्या होता है, छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं, देयर आर सर्टेन कैपिलरीज, और उन कैपिलरीज से वाटर सरफेस तक पहुंचता है। जैसे ही वो वाटर सरफेस पर पहुंचा, इवेपोरेशन हुआ उस वाटर का। जैसे ही वाटर का इवेपोरेशन हुआ, जो पूरा का पूरा सरफेस था जहां पर वाटर था, उसने आसपास की हीट को एब्जॉर्व कर लिया, और आसपास की हीट को एब्जॉर्व किया, और वो पूरा का पूरा कंटेनर जो है वो ठंडा हो गया। तो इवेपोरेशन ऑलवेज लीड्स टू कूलिंग। इसी वजह से क्या होना चाहिए कि हमारी बॉडी से स्वेट जो है, पसीना जो है, वो कंटिन्यूअस अमाउंट में या प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होता रहे, और वो इवेपोरेशन ठंडक भी करता रहे। इसीलिए सूती वस्त्रों को हम लोगों को कहा जाता है कि यू ऑलवेज पुट ऑन द कॉटन क्लॉथ्स इन समर स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इवेपोरेशन कूलिंग से कैसे रिलेटेड है, और भी चीजें आपने कभी कभी देखी होंगी क्या,
जो आपने देखा होगा कि जो सिकंजी वगैरह पिलाते हैं, उस सिकंजी को ठंडा करने के लिए वो उसके ऊपर एक कपड़ा लपेट देते हैं और उस कपड़े को लगातार गीला रखते हैं। वो कपड़ा गीला है इसलिए ठंडा नहीं है, वहां पर इवेपोरेशन चल रहा है इसीलिए वो टेम्परेचर ठंडा है। आसपास से टेम्परेचर लिया सरफेस ने, अंदर का टेम्परेचर खींच लिया, अंदर का टेम्परेचर जैसे ही खींचा, अंदर का जो लिक्विड वाला मटेरियल था वो ठंडा हो गया, आसपास भी ठंडक हो जाती है, बाहर और अंदर दोनों ही तरफ टेम्परेचर खींचता है ताकि सॉलिड जो जो लिक्विड है जो सरफेस पर लगा हुआ है वो अपनी स्टेट को मेंटेन रख सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका इवेपोरेशन एंड कूलिंग। और क्या चीज हम लोगों को आज कवर करनी है, और आज ही हमारी यूनिट जो है ये खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए इवेपोरेशन एंड कूलिंग क्या है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू गेन द एनर्जी लॉस। जो एनर्जी लॉस इवेपोरेशन की वजह से हुई थी उसको गेन करने के लिए पार्टिकल्स क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, क्योंकि सराउंडिंग से आपने एनर्जी को एब्जॉर्व किया और एनर्जी से जैसे ही आपने सराउंडिंग से एब्जॉर्व किया तो क्या होगा, आसपास की जो सराउंडिंग है वो कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। फिनोमिनन एसोसिएटेड कॉटन क्लॉथ इन समर, वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड ग्लास कंटेनिंग इन आइस और कोल्ड, ये कंडेंसेशन वाली है। एक और फिनोमिना मैं आपको समझा देता हूं, उससे भी थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करिएगा। जैसे कोई वाटर आपने देखा है, और वाटर नहीं मैं बता दे रहा हूं कैसे। एक ग्लास लीजिए, उसमें थोड़े से आइस क्यूब डालिए, आइस डालिए, ठीक है। जैसे ही आप उन आइस क्यूब को वाटर में डालें, इस ग्लास में रखेंगे, पानी ना भी हो तभी चलेगा, आइस क्यूब को रखेंगे तो क्या होगा, ग्लास की जो सरफेस है उस ग्लास की सरफेस पर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे। क्यों, टेम्परेचर सरफेस का गिरा, आसपास की जो वाष्प है उसने क्या किया, टेम्परेचर गिरा दिया, क्योंकि आइस ने मेल्ट होने से पहले टेम्परेचर थोड़ा सा एब्जॉर्व कर लिया, हीट एनर्जी एब्जॉर्व करेगी। यहां पे कोई गर्म करने वाला तो है नहीं ना आइस को। जैसे ही आप रखते हैं किसी भी चीज को, आइस को आपने ग्लास में डाला, अब आइस मेल्ट होगी, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है आइस के मेल्टिंग पॉइंट से। ये बात तो ठीक है, लेकिन एक लेटेंट हीट नाम की चीज होती है, क्या, आइस मेल्ट होने से पहले एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको, ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सके। वो एनर्जी कहां से मिलती है, उसको सराउंडिंग से मिलती है। जब वो सराउंडिंग से एनर्जी लेगी तो सराउंडिंग से एनर्जी लेते समय सराउंडिंग का टेम्परेचर गिरेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर गिरा तो सराउंडिंग की वाटर वेपर लिक्विड की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड दिस इज द फेनोमेना दैट आल्सो एग्जाम्प्लीफाई द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, राइट। सो आफ्टर ऑल इट इज द लेटेंट हीट, राइट। और भी लेटेंट हीट यहां तक दो तक सीमित नहीं है, कंडेंसेशन की भी एक लेटेंट हीट होती है। इसके बारे में मैंने आपको एक फिगर भी यहां पर लगाया हुआ है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, एंड द सेम थिंग हियर, latent heat of vaporization, temperature seems constant as liquid turns as a gas। तो ये जो है हमारा, जी यहां तक हम लोगों ने अपनी यूनिट को कवर किया हुआ है। अब हम लोगों ने यूनिट में पढ़ा क्या क्या है एक बार रिवाइज करते हैं, और इसके साथ अपनी इस वाली क्लास को समअप करते हैं और चैप्टर को भी समअप करते हैं, क्योंकि इस पूरे के पूरे जो टॉपिक है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी थी मैटर के बारे में, एवरीथिंग इन अवर यूनिवर्स इज मैटर, इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वॉल्यूम और मास। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास उसकी मास और वॉल्यूम दो चीजें हो तो उसको हम लोग कहते हैं मैटर। इज मैटर कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट, ये डिबेट चलती है काफी समय तक। बाद में ये चीज तय होती है कि जो मैटर है वो पार्टिकुलेट है, क्योंकि वो जब घुलता है तो कंटिन्यूअसली स्प्रेड हो जाता है और इसके लिए उसके पास पार्टिकल्स होना जरूरी है। तो इस चीज से क्या प्रूव हुआ बाद में, इस चीज से ये प्रूव हुआ कि मैटर पार्टिकुलेट है। अब वो पार्टिकल्स क्या हैं, उन सब चीजों के ऊपर रिसर्च होती है, धीरे धीरे पता चलता है कि वो मॉलिक्यूल्स हैं, फिर मॉलिक्यूल से छोटे एटम्स हैं, ठीक है, उनमें से कुछ को एलिमेंट नाम दिया जाता है जो प्योर एटम्स होते हैं उन सबको। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, पार्टिकल्स हैव स्पेस अमंग देम, दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। Particles are continuously moving because of kinetic energy, and the particles attract each other because of the force which is known as intermolecular attraction force.
intermolecular attraction force is inversely proportional to temperature, which means जब भी कभी आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा. टेम्परेचर इज इनवर्सली रिलेटेड विद द intermolecular attraction force. Every single increase in temperature will result into weakening of intermolecular attraction force and thereby increasing in the intermolecular gap and kinetic energy. Intermolecular space is directly proportional to temperature, which means जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बढ़ जाएगा. नेक्स्ट थिंग, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी. दिस प्रोपोर्शनल साइन मींस, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने थोड़ा सा भी उनको प्रोपोर्शनैलिटी का पता नहीं है, मैं बता दे रहा हूं. प्रोपोर्शनैलिटी एक ऐसा रिलेशन होता है दो चीजों के बीच, दो क्वांटिटीज के बीच, जिनमें से एक को अफेक्ट करने पर दूसरी भी अफेक्ट होती है, इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली. विच मींस एक को बढ़ाने पर जब दूसरी बढ़ती है तो दिस इज नोन एज डायरेक्ट रिलेशनशिप, और जब आप एक को बढ़ाने पर दूसरी घट जाए देन इट इज नोन एज इनवर्स रिलेशनशिप. राइट, इनवर्स रिलेशनशिप को 1 के रूप में लिखा जाता है. फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड में शेप, वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट. लिक्विड में शेप नॉट कांस्टेंट, शेप इज नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट. गैस में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है. सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, सबसे कम गैप, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी. लिक्विड में हर एक चीज इंटरमीडिएट लेवल पे. गैस में सबसे कम फोर्स, सबसे ज्यादा गैप और काइनेटिक एनर्जी. इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में हमने इसको अरेंज किया हुआ है. अब रबर, स्पॉन्ज, सॉल्ट, शुगर, दे ऑल आर सॉलिड्स. सो यू हैव नॉट टू थिंक इंडिपेंडेंटली विद द, क्योंकि तुम कंप्रेस कर दे रहे हो स्पॉन्ज को तो वो सॉलिड नहीं है. इट इज सॉलिड बिकॉज इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप वंस द प्रेशर इज रिलीज्ड. नेक्स्ट, फ्लूइड्स क्या होते हैं? दोज हु कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स. So both liquid and gases are fluids because they can spread, right? So unit of mass is kilogram, unit of density is kilogram upon meter cube और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये यूनिट्स के बारे में हम लोग डिफरेंट चैप्टर में भी बात करेंगे. एक थोड़ा सा ओवरव्यू है. ये देखिए स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था कि सॉलिड कैसे दिखते हैं, लिक्विड कैसे दिखते हैं और गैस कैसे दिखते हैं. ठीक है. Two different states of matter are also there, which is known as plasma and Bose-Einstein condensate. मतलब पदार्थ की अब तक ज्ञात 5 अवस्थाएं हैं. There are 5 states of matter, those are known currently, but we study only the 3 of them, right? Because the plasma and Bose-Einstein condensate is the syllabus of the curriculum of the higher studies. प्लाज्मा में आयनाइज्ड गैसेस होती हैं, सुपर एनर्जेटिक एक्साइटेड स्टेट में होती है. नेक्स्ट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस. गैस को कूल करके, गैस के टेम्परेचर को ठंडा करके या गैस को ठंडा करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए जब वो डिपॉजिट हो जाती है तो उस स्टेट को कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. इट इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन साइंटिस्ट नोन सत्येंद्रनाथ बोस एंड साइंटिस्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन. चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर. The states of matter can be changed by changing temperature and pressure. Both things I have explained properly. Effects of changes in temperature. Increase in temperature, kinetic energy of molecule increases. जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं kinetic energy of molecules increase हो जाती है. So when the energy supplied overpowers or gets more than the intermolecular attraction force, then it results into change in state. Same, what is the melting point then? The melting point is the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid. अब ये किस चीज को इंडिकेट करता है और कैसे? कोई भी चीज जितना टाइट बंधी होगी उसको छुड़ाने में उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. यही होता है जनरली. ठीक है. तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होने पर कितनी एनर्जी चाहता है, ये इस बात को सिग्निफाई करता है कि उसके पास कितना अमाउंट में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है, वो कितनी जोर से जुड़ा हुआ है. दिस इज रिटन देयर. इट इंडिकेट्स इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स. लेटेंट हीट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज हियर चेंजेस इन स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम भी मैंने बताए थे. सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन. लिक्विड से गैस में चेंज होना इज नोन एज वेपराइजेशन. वेपराइजेशन और इवेपोरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है मैंने बताया है. एक बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है. एंड द नेक्स्ट थिंग, गैस से सॉलिड में डिपोजिशन. यस. एंड लिक्विड से सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग भी कहते हैं. गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन
और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में सब्लिमेशन। तो तीनों ही चीजें में बदल जाती है, तीनों ही स्टेट्स इंटरचेंजेबल होती हैं। अब सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? तो आपने कभी कैम्फर कपूर के बारे में सुना है? कपूर को जलाएंगे डायरेक्ट गैस बनती है बिना लिक्विड हुए। नौसादर, आयोडीन, ये सब कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं विदाउट बीइंग चेंज्ड इनटू द लिक्विड्स। इवेपोरेशन क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नेवर एट रेस्ट, पार्टिकल्स एट द सरफेस हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ही change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is known as evaporation. Next, factors affecting evaporation: there is a surface area, direct relationship; temperature, direct relationship; humidity, inverse relationship, which means if humidity is higher in the surrounding, तब क्या होता है? अगर ह्यूमिडिटी जो है वो हाइयर है, ह्यूमिडिटी ऑलरेडी सराउंडिंग में ज्यादा है, तो और ज्यादा वेपर को वो नहीं कंटेन कर पाएगी। उसकी कुछ स्टेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सब चीजों को हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि इफ देयर इज ऑलरेडी इनफ अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर, देन इट विल लीड टू लेस रेट ऑफ इवेपोरेशन। विंड स्पीड डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, विंड स्पीड डायरेक्टली रिलेटेड, जितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी उतनी तेज इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट, इवेपोरेशन एंड कूलिंग मैंने बताया। अब स्पेसिफिक हीट एक टॉपिक रह गया है, स्पेसिफिक हीट को समझते हैं। स्पेसिफिक हीट होता क्या है? स्पेसिफिक हीट, जिसको हम लोग विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं, ये उतना टेम्परेचर होता है जो किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम मटेरियल को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट फॉर दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी भी पदार्थ के 1 किलोग्राम वजन, 1 किलोग्राम पदार्थ का मतलब पदार्थ के 1 किलोग्राम मात्रा का टेम्परेचर, ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस अमाउंट 1 किलोग्राम बाई 1 डिग्री सेल्सियस, द हीट दैट इज रिक्वायर्ड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट एंड इट वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस। जल की अलग होती है, लोहे की अलग होती है, एल्यूमिनियम की अलग होती है। पानी थोड़ा सा जल्दी टेम्परेचर पर उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। पानी के टेम्परेचर को 1 किलोग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कम हीट लगेगी एज कंपेयर टू 1 किलोग्राम लोहे के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगेगी। इतनी तो बेसिक बात आप लोग समझ गए होंगे। यही स्पेसिफिक हीट होती है और इट इज पार्टिकुलर स्पेसिफिक एंड इट इज सब्सटेंस स्पेसिफिक, राइट। एंड कुछ क्वांटिटीज हैं, इनके बारे में हम बताएंगे, ये मैंने इंक्लूड कर दिया है ताकि आप तक ये पहुंच जाए। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें यूनिट्स के बारे में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि यूनिट्स होती क्या है, व्हाई डू वी नीड द यूनिट्स एट ऑल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट, बोथ द फंडामेंटल एंड द डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल है तो क्यों है, डिराइव्ड यूनिट डिराइव्ड है, उनको कैसे डिराइव किया जाता है। डायमेंशंस, दीज आर नॉट इनटू अवर सिलेबस बट वी विल लुक एट क्लोजली, थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर देखेंगे। वी विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट द डायमेंशंस आल्सो, वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटिटीज एज वेल, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमने अपने एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक को यहाँ पर समअप किया हुआ है, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द केमिस्ट्री एंड द फिजिक्स बोथ। मैटर क्या होता है समझ में आ गया, सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी संपूर्ण वार्ता कर ली है। इसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न हैं जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, उनको लेकर एक सेपरेट सेशन रखने वाला हूं। एंड डोंट ट्रीट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन आंसर्स, यही चीज है। सिलेबस आपका 60% वेटेज है, 40% वेटेज आपका पीवाईक्यू प्रैक्टिस है, ठीक है। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस को भी सेम अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस आप लोग दीजिए, ठीक है। आप ज्यादा दीजिए, आप बेटर पोजीशन में होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नहीं देते हैं। तो अगर आपको कहीं पर आगे निकलना है, सिलेबस सारे लोग पढ़ते हैं, यू एग्री और नॉट, सिलेबस लगभग सारे लोग पढ़ते हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने वाले लोग गिनती के होते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आप बेटर पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि आप सिलेबस भी पढ़ रहे हैं एंड यू आर आल्सो प्रैक्टिसिंग द पीवाईक्यूज, राइट। सो इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टेक अ क्लास इन विच वी विल thoroughly go through the questions those were asked in the previous year question papers and then conclude what we have learned, right। so मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सबको ये बेहतर और पसंद आया होगा।
अगर आपको ये सब एफर्ट्स जो हमारी टीम हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आप तक किए जा रहे हैं, तो आप जरूर से जरूर इस पूरे की पूरी इनिशिएटिव को अपनी सर्कल में जितने भी लोग इससे ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं उन तक पहुंचाएं, बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट राइट नाउ, और इट विल श्योरली बेनिफिट टू दोज हु विल कंटिन्यूअसली एंगेज इन देमसेल्फ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।